राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम। और सिर्फ राजनीति नहीं, इनका परिचय यह भी है कि ये सांस्कृतिक पहलू पे भी उतना ही अच्छा बोलते हैं जितना राजनीति को। तो राजनीति को भी समझते हैं, देश की संस्कृति को भी समझते हैं, और ऐसे कम लोग हैं भारतीय राजनीति में जो इतना निपुण हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद जी। प्रतीक जी, आपका इस सहृदयता के लिए और इस मान देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। देश की राजनीति में बड़ी बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जब देश में एक दिवाली हो सकती है तो एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता। मैं यहां से बात शुरू करता हूं क्योंकि जो नए मुद्दे हैं उन पे बात करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति पे आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का सदैव मत रहा है कि हमें अपव्यय से बचना चाहिए। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और उस संकल्प को दोहराते हैं तो मकसद यही होता है कि हम अपने विकास कार्यों को न रोकें, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है जो पिछले 9-9.5 वर्षों में बनी है उसमें अब भारत सरकार की स्थिति ये हो गई है कि उसको पैसा खर्च करने के लिए गति बढ़ानी है। और ये मानस अगर बनाना, एक समय था जब हम बजट के अंत में सोचते थे कि हमको पैसा मिल जाए, लेकिन अब हमारे पास में इतना पैसा है कि हमें अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। और इससे एक उदाहरण मैं देता हूं, जिस विभाग में मैं हूं जी, मैं वही से तो 4,600 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग में हमको एक स्कीम के लिए मिला। जैसे ही हमने उसको खत्म किया तो बजट में पैसा नहीं था, लेकिन हमको 920 करोड़ मिल गया, और जिसकी आज से ही विंडो खुली है कि अभी आने वाले महीने बचे हैं तो जिसको पैसा चाहिए उसको मिल जाए। ये वर्क कल्चर है। ये जो देश के चाहे उद्योगपति हो चाहे हमारे नौजवान हो, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि और ऐसी स्थिति में जब सरकार इस नियत के साथ काम करे कि बजट के एलोकेशन के अलावा वो एक्स्ट्रा बजट देने के लिए तत्पर हो, यदि आप खर्च करते हो तो आपको पैसा मिलेगा। और ऐसी स्थिति में 1 घंटा, 1 दिन या 1 सप्ताह अगर कोई काम रुकता है तो वो देश का नुकसान है। ये बात देश के लोगों को समझनी पड़ेगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर बात हो रही थी तो बहस में चल रहा था पार्लियामेंट में, मैं भी वहां पे मौजूद था, वहां तमाम बहस चल रही थी। तर्क आया बीजेपी की तरफ से कि हमने तो महिला सशक्तिकरण के लिए पहले कार्य किया, और आपके मंत्रालय का जिक्र हो रहा था। उन्होंने कहा कि देश में महिलाएं जो थी पानी के लिए ना जाने कहां कहां जा रही थी, दूर दराज तक जा रही थी। वो उसके घर में नल के साथ इज्जत घर स्वाभिमान, और स्वाभिमान से जोड़ते हुए यात्रा ये हुई कि ये उसका अंतिम पायदान है जब राजनीतिक रूप से भी वो सशक्त है। लेकिन विपक्ष ये कहता है, और आपसे विशेष तौर से मैं सवाल जानना चाहता हूं कि ओबीसी का जिक्र होना चाहिए था। उमा जी ने बहुत साफ बोला कि नहीं, मैं तो कहती हूं कि हाँ होना चाहिए। मैंने आज उमा जी से पूछा कि आपने ये बात क्यों कही, बोले कि नहीं, क्यों ना कहूं, ये बात मुझे उचित लगती है इसलिए मैंने कही। मुझे लगता है कि मैं तो देखता हूं कि यह पहला पायदान है महिला आरक्षण के दृष्टि से, क्योंकि जब मैं अपनी सांस्कृतिक विरासत को देखता हूं, सनातन की परंपरा को देखता हूं, हम 2000 साल पहले जाए, हमने मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान पर रखा। बराबरी की बात नहीं थी। आद्य गुरु शंकराचार्य का वेदांत, उनकी सौंदर्य लहरी का पहला प्रसंग कि प्रकृति की उत्पत्ति के सिद्धांत में मातृशक्ति को क्या स्थान था। ये गुलामी ने हमको जिस जगह पर ढकेल दिया, हम उसे परंपरा मान रहे, उसे हम अपनी व्यवस्था मान रहे, उसे हम पिछड़ेपन और अगड़ेपन की बात कर रहे। मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि हम 2000 साल पहले जहां थे वहां पर जाने के लिए ये पहला कदम है। और मैं आरक्षण को राजनीतिक अधिकार नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि हमारी मातृशक्ति की मेघा और सामर्थ्य और संकल्प पर हमारी शंकाएं अब कम हो जानी चाहिए। इसलिए बराबरी के दर्जा देने वाली जो बातें लोग करते हैं वो भी मैं उनको उथला मानता हूं। और मैं ये मानता हूं कि सर्वोच्चता पर हमें मातृशक्ति को रखना होगा। अगर हम चाहते हैं कि 2000 साल पहले की जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें मातृशक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, अगर उसे पहुंचाना है तो ये पहली सीढ़ी है। रहा सवाल आरक्षण का, तो जो वर्तमान की आरक्षण व्यवस्था है, जितने भी संवैधानिक को समझने वाले लोग होंगे वो जानते हैं कि आज की स्थिति में SC, ST और सामान्य 3 ही प्रकार की कैटेगरी है। आपके नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में अभी पिछड़ों को आरक्षण नहीं है। इस सच्चाई को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। और इसलिए मुझे लगता है जब विधान मंडलों में और संसद में
पिछड़ों का आरक्षण होगा तो स्वाभाविक तरीके से महिलाओं को भी पिछड़ों का आरक्षण मिलेगा। इस इतनी मोटी चीजें तो समझ में आनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि 3 लोग हैं, सिर्फ सचिव हैं राष्ट्रपति, उसमें 3 सचिव से वो ओबीसी हैं। तो ये स्थिति है जो कि सोचनीय है, विचारणीय है। इन कुतर्कों से व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। जो जवाब संसद के भीतर दिए गए वो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी अपनी सरकारों के समय का प्रतिशत बताते तो शायद देश तुलना कर पाता। कोई 89 से लेकर 92 बैच के आईएएस वो सचिव के लेवल पर हैं। मैं डीजी NYKS रहा हूं, नॉन आईएएस डीजी रहा हूं। मुझे लगता है कि व्यवस्था 2 दिन में नहीं बदल सकती है, और इसलिए जब कभी आप आज के पैरामीटर्स को देखते हैं, यूपीएससी के पिछले 3 सालों के रिजल्ट को देखें राहुल गांधी, तो उनका दिमाग शायद ठीक हो सकता है, उनकी पार्टी का भी दिमाग ठीक हो सकता है। मुझे आपको लगता है, जैसे आपने कहा कि ओबीसी वाले सवाल पे, कि आने वाले समय में व्यवस्था बदलेगी और महिलाओं को भी ओबीसी के तहत आरक्षण मिलेगा? प्रतीक जी, एक बात मैं कहता हूं, मंडल कमीशन के समय में लोकसभा का सांसद था और सबसे कम उम्र का सांसद था 9वीं लोकसभा में। मैं पिछड़े जाति से आता हूं। हाँ, और मेरा आखिरी इंटरव्यू था और सरकार गिर गई थी। उस समय सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। बिल्कुल सही है। वो अगर मेरा कोई इंटरव्यू देखे, मैं उसी वर्ग से आता हूं, तो मैंने कहा था मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। मैं खेलने में नंबर 1 हूं, मैं पढ़ने में नंबर 1 हूं, और उस समय चुनाव में जीत कर गया था लोकसभा में, तो रिवील होकर गया था। तो मैंने कहा था कि मैं और मेरी संतान कभी पिछड़ों का लाभ नहीं लेंगी। पिछड़ापन मानसिक रूप से पिछड़ापन है, और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई और बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा मैंने जानता नहीं। ये सच है कि मेरा समाज पिछड़ा है, उसको बराबरी पर लाके खड़ा करने का काम वो नेतृत्व का है, चाहे वो समाज के हो चाहे राजनीति के हो या हम आप हों जो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आकलन और तुलना तो होनी चाहिए, लेकिन ये कहकर उनको और दर्द को बढ़ाना, ये से मैं उचित नहीं मानता। मैंने जब यूपीएससी में आया, एप्टीट्यूड टेस्ट की बात आई थी, मैं पहला आदमी था, मेरी सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और मैंने उसका विरोध किया। और मैंने कहा कि एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि एक इंटेलिजेंट कोई गांव का आदमी आकर इंटरव्यू में जाकर फेल हो जाए, ये उसके साथ अन्याय है। और लेकिन आप अगर मेरिट उठाकर देखेंगे यूपीएससी की, तो जो कट ऑफ लिस्ट है वो पिछड़ों की ज्यादा नंबर है, सामान्य जाति के लोगों की कम है। क्या ये सच्चाई नहीं है इस देश की? लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि व्यवस्था के उस परिवर्तन की तरफ जाना चाहिए कि ये जो मेघा है पिछड़े वर्ग की, इसको अवसर मिले। हाँ। उसकी मेघा में कोई कमी नहीं है, ये मैं दावे के साथ और गर्व के साथ कहता हूं। मुझे लगता है इन सच्चाइयों को समझने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ी में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, लेकिन अगर पिछड़े के नाम पर उनके नंबर ढकेल दिए जाए, ये ठीक नहीं। लेकिन प्रहलाद जी, फिर ये है सच्चाई तो है समाज में जो दिख रही है, जो पिछड़ा है वो पिछड़ा है, और वो ये कह रहे हैं कि समाज में जो असमानता है उसको, इसके लिए ये रिजर्वेशन की पॉलिसी है जिसका प्रावधान 27% किया गया। तो ये बात आप समाजवादी राष्ट्रीय लोक दल जैसे जो ये कह रहे हैं कि नहीं, जातीय जनगणना जरूरी है जिस पर बात होनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जनगणना तो देश में होती है, हम कब तक समाज को बांटेंगे? इस आधार पर आप अपने राजनीतिक अस्तित्व को देखते हैं, तो क्या आप हम किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं? इस समाज को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो उन्हीं ने किया, चाहे वो मुगल हो चाहे अंग्रेज हो। आप अच्छे से पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, जरा मेकाले की तारीख बताइए 1838 की, जब उसने जाकर कहा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान घूमा, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। और उसने कहा कि जब तक इनकी सनातन की परंपराओं को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, इनको लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। इनको जब तक बांटा नहीं जाएगा, इस देश को कभी लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। ये कालखंड कितना पुराना है? जब हम 600-700 साल से ज्यादा मुगलों की गुलामी के बाद अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, तब तक भी भारत में कोई भिखारी नहीं था। इस सच्चाई को कौन स्वीकार करेगा? और इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग ये कर रहे हैं उनका एजेंडा क्या है? एक सनातन की व्यवस्था में यदि हम कार्य के आधार पर अपने चीजों को निर्धारित करते हैं, दायित्वों का निर्धारण करते हैं, तो उसमें फूट डालने का काम करना, ये मुझे लगता है देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं जनगणना का विरोधी नहीं, जातियों के आधार पर जनगणना की मंशा को समझना होगा, इस नियत में मुझे खोट लगती है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव का समय है तब जरूर बात होगी, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में आना चाहता हूं। लोग आपका भी नाम की बड़ी जिक्र करते हैं, आपके नाम को भी बहुत तरह से कहा जाता है कि भाई आप मुख्यमंत्री की रेस में क्यों नहीं हो सकते? इससे आप खुश हैं कि नहीं?
नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। इन बातों का कोई राजनीति में जो परसेप्शन बनता है वो आप लोग ही बनाते हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में तमाम तरह से लोग चर्चा करते हैं ना, और तमाम तरह से मध्य प्रदेश की चर्चाओं में जिक्र होता है। चर्चा बुरी बात नहीं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम करने की पद्धति जो है वो देश जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता कहां पहुंच सकता है ये कम से कम प्रहलाद पटेल को बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी हैं, इस देश में प्रधानमंत्री हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। शिवराज जी हैं, गांव से आते हैं। मैं ऐसे दर्जनों नाम गिना सकता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा इसकी चिंता बाकी लोगों को नहीं करनी है, लेकिन ये बात तय करनी है कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो श्रेष्ठ फैसला करेगी। ये सवाल हमने कैलाश विजयवर्गीय जी से भी पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि जब शिकस्त हुई 18 में कुछ सीटों से थी, लेकिन हुई तो शिकस्त मान लेना चाहिए, हार हुई थी। उस समय की जो गलती और इस समय आप जहां पे मौजूद हैं उसमें क्या सबक लगता है कि मौजूदा सरकार ने यहां और केंद्र में जो तमाम सारे लोगों ने जो इस मैथमेटिक्स में लगे हैं, इलेक्शन की मैथमेटिक्स में, वो उन्होंने सीखा या समझा या इंप्लीमेंट किया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ही स्लोगन है, ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी। चुनाव स्थानीय तौर पर कहीं पर लोकतंत्र में हमारे खिलाफ भी जाते हैं, कहीं पक्ष में भी आते हैं। इन बातों से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोनों लोग सीखते हैं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर संगठन की सामर्थ्य से हमको इतना विश्वास है कि हमारी संगठन की सक्रियता अगर है तो कोई भी ताकत मध्य प्रदेश में हमको चुनाव नहीं हरा सकती। ये बात आप मानकर चलिए। 23 में स्थिति क्या है? मैं 2003 से चुनाव देख रहे हैं, प्रमुखता से देख रहा हूं। हाँ। बीच में चुनाव हुए हैं, 2003-2023 में दोहराएगा, ये मेरा विश्वास है। आपके यहां से बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। थैंक यू।